गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के भौतिक विज्ञान का जो वर्तमान सिलेबस है, जिसको कि आपको पढ़ना है, जिसे सीबीएसई ने और यूपी बोर्ड ने निर्धारित किया है, तो उस सिलेबस के बारे में, नियमित सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जो विगत कक्षाओं में आपसे चर्चा हुई थी, उसमें चर्चा हुई थी विज्ञान क्या है, विज्ञान का क्षेत्र क्या है, मापन क्या होता है, मापन की प्रक्रिया क्या होती है, और फिर मापन की पद्धतियाँ क्या होती हैं। शायद पद्धतियों के बारे में चर्चा नहीं किया गया। बहरहाल अभी अगर ऐसी बात है, दिमाग में बात आ रही है कि शायद पद्धति के बारे में चर्चा नहीं किया गया, तो मापन की पद्धतियों के बारे में 2 शब्द अभी आपको बता दिया जाता है। उसके बाद मूल रूप से हम लोग आ जाएंगे, गति के चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक दिमाग में आ रहा है, शायद मापन की पद्धतियाँ जो हैं वो छूट गई थी। तो मापन की पद्धतियाँ, मापन की पद्धतियाँ, पद्धतियाँ मतलब क्या होता है कि पद्धति का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं पर खेती बैल द्वारा की जाती है, कहीं ट्रैक्टर द्वारा की जाती है। गेहूं की फसल चल रही थी तो कहीं किसी ने हाथ से काटा और मड़ाई की थ्रेशर से, तो वो एक पद्धति रही, और कहीं कंबाइन लगा करके काट दिया कि वो एक पद्धति रही। यानी कि जो कार्य करने की पद्धति होती है, कार्य करने की विधि होती है, उसी को पद्धति कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो मापन की पद्धतियां हैं वह मूल रूप से 3 भागों में विभक्त हैं। 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति को हम कहते हैं CGS प्रणाली। प्रणाली या अंग्रेजी में पद्धति CGS सिस्टम, CGS प्रणाली। दूसरी क्या होती है FPS प्रणाली, FPS प्रणाली। और तीसरी पद्धति क्या होती है MKS, SI, आप MKS ही करिए, MKS प्रणाली। अब ये जो MKS प्रणाली है, ये 3 प्रणालियां आपके मापन की हो गई। CGS प्रणाली क्या होती है? CGS प्रणाली को हम फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रांसीसी प्रणाली। ये फ्रांसीसी प्रणाली क्या होती है? तो फ्रांसीसी प्रणाली के बारे में ये बताया गया कि मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में नापा जाए, ऐसी प्रणाली को सीजीएस प्रणाली कहते हैं। तो सीजीएस प्रणाली में क्या होगा कि जो लंबाई होगी वह सेंटीमीटर में, द्रव्यमान जो होगा वह ग्राम में, और एस समय जो होगा वह सेकेंड में मापा जाएगा। तो मापन की वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में नापा जाता है, उसे सीजीएस प्रणाली कहते हैं। इसे फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है। अब ये आता है कि ये फ्रांसीसी प्रणाली क्यों कहलाती है? क्योंकि फ्रांस में इस प्रणाली के बारे में चर्चा थी और फ्रांस के लोग इसी प्रणाली में मापन की क्रिया किया करते थे। दूसरी प्रणाली जो आपकी हुई FPS प्रणाली, इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली क्या होती है कि मापन की वह पद्धति जो ब्रिटिश में, ब्रिटेन के लोग प्रयोग में लाते थे, वो ब्रिटिश प्रणाली है। इसकी साथ खासियत क्या होती है कि ब्रिटिश प्रणाली में हम F माने लंबाई को फुट से, P द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से नापते हैं। क्या करते हैं
कि वह मापन की पद्धति जिसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से नापा जाता है, वह प्रणाली FPS प्रणाली कहलाती है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। फाइनल प्रणाली MKF प्रणाली, ये मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। आजकल जितने भी व्यवहार किए जाते हैं, विभिन्न देशों में व्यापार किए जाते हैं, उसमें मापन की ये पद्धतियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। यानी कि जो भी कार्य अब होता है वर्तमान में, वो इसी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत होता है। हम एक देश से दूसरे देश में जो मापन की पद्धतियों का आदान प्रदान करते हैं, वो MKS प्रणाली में होता है। इसको कहीं कहीं MKFA भी कहा जाता है, MKFA ऐसा भी दिया गया होगा। इसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स भी कहते हैं, यानी कि SI प्रणाली भी कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। इसकी खासियत क्या होती है? इसमें लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकेंड में मापा जाता है। एक विशेष बात होती है जो जोड़ देने की बात होती है। आपने देखा कि सभी प्रणालियों में समय के मापन के लिए सेकेंड का ही प्रयोग किया जाता है। ये विशेष बात है। क्या विशेष बात है? कि सभी प्रणालियों में मापन के लिए, समय के मापन के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये शार्ट आपका हो गया कि मापन की पद्धतियां। जो आपका चैप्टर है, जिस चैप्टर के बारे में चर्चा करनी है, जो आपके पुस्तक में चैप्टर दिया गया है भौतिक विज्ञान का पहला, अभी तक तो आपको जो भी किया गया वो आपको पूर्व ज्ञान दिया गया कि बिना इतना पढ़ लिए आप फिजिक्स पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो चीजें की गई। अब जो आपका फिजिक्स का विधिक चैप्टर है वह है गति, बल और कार्य। इस चैप्टर का नाम है गति, बल और कार्य। कहीं कहीं केवल गति है तो आप गति ही ले लीजिएगा। तो जो इकाई है, यूनिट का नाम है गति, बल और कार्य। यूनिट क्लास 9th, इकाई 1, गति, बल और कार्य। यानी कि इस इकाई में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? गति के बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे और कार्य के बारे में। तो जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है गति। अभ्यास 1, क्या है? गति। अब जो गति है, मोशन है, ये होता क्या है और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इस चीज के बारे में चर्चा किया जाए। तो जैसे देखिए, पहले दो परिपेक्ष शब्दों के बारे में जरा सा जानिए कि विराम और गति दो चीजें होती हैं। कि कोई चीज विराम में है, कैसे विराम में है, कोई चीज गति में है तो कैसे गति में है।
तो जब भी हमको किसी के विराम और गद की चर्चा करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि विराम और गद की चर्चा के लिए कोई एक रेफरेंस फ्रेम माने कोई एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं, कोई एक निश्चित वस्तु मान लेते हैं जिसके सापेक्ष माने जिसके अनुसार हम किसी दूसरे वस्तु के गति और विराम की चर्चा करते हैं। जैसे आप स्कूल आते हैं, स्कूल आते समय रोड के किनारे खंभा गड़ा हुआ है, कोई पेड़ लगा हुआ है, किसी का घर बना हुआ है, तो समय के साथ जैसे आप सुबह आ रहे थे तो आप चले आए, फिर शाम को जब गए तो वो चीज उसी जगह पे मिली, यानी कि समय परिवर्तित हुआ लेकिन उस वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। खंभे के, पेड़ के, किसी के घर के, ये विराम की अवस्था में कहे जाएंगे। लेकिन अगर किसी वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन हो रहा है, किसी स्थिर वस्तु और किस समय के साथ स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? गत की अवस्था कहलाएगा। जैसे आप सुबह में घर पर थे, निश्चित समय पर स्कूल पहुंचे, फिर समय बीता तो फिर वापस आप घर पहुंचे। तो कहने का तात्पर्य है कि समय, विभिन्न समयों पर जब आपको देखा गया तो आप विभिन्न स्थानों पर थे, घर के सापेक्ष, रोड के सापेक्ष, स्थिर पेड़ के सापेक्ष, स्थिर खंभे के सापेक्ष। आपके और उस स्थिर वस्तु के बीच में दूरियों में परिवर्तन आता गया तो आप गतिशील हैं। और अगर परिवर्तन नहीं, दो खंभा गड़ा हुआ है तो वो चाहे आज 10 साल बाद देखोगे तो वो खंभों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि वो विराम की अवस्था में और आप गत की अवस्था में हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले दो मूल अवधारणा आपको समझनी होगी, सदिश और अदिश राशियों की। सदिश राशियां क्या चीज होती है? तो अभी भौतिक विज्ञान में आपने राशियां पढ़ा कि कैसे कैसे क्या है। अब इसमें पहली चीज आपको जाननी है कि सदिश राशियां क्या होती हैं। तो सदिश राशियों के लिए हम बता रहे हैं कि वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा एवं परिमाण, दिशा की अंग्रेजी डायरेक्शन, परिमाण की अंग्रेजी मैग्नीट्यूड। तो वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है सदिश राशियां कहलाती हैं। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग आदि आदि कर दीजिए, बहुत सी राशियां हैं। तो क्या किया गया कि वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। क्या कहा गया कि वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। कि यानी कि अगर कोई राशि है उसको पूरा व्यक्त करना है तो पूरा व्यक्त करने के लिए दो चीजें अगर उसमें जरूरी हैं, एक दिशा की जरूरत है, एक परिमाण की जरूरत है, तो ऐसी राशि को हम सदिश राशि कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण ले लीजिए आप
कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपका घर आपके विद्यालय से कितनी दूर है, तो आपने बता दिया कि घर जो है, मेरा घर विद्यालय से 13 किलोमीटर दूर है। अब जब आपने कहा कि मेरा घर विद्यालय से 13 किलोमीटर दूर है, तो यह बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगर हम आपके विद्यालय को केंद्र मान लें और 13 किलोमीटर की परिधि त्रिज्या का एक गोला खींचें, तो इस परिधि पर आपका घर कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। यानी कि ये हमने बात पूरी नहीं की। अगर हमने ये कहा कि नहीं 13 किलोमीटर पूरब है, तो हम क्या करेंगे, 13 किलोमीटर पूरब चलने पर जो मार्केट आएगा उस मार्केट में आपको ढूंढ लेंगे, आप मिल जाओगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमने घर से विद्यालय की दूरी या विद्यालय से घर की दूरी केवल 13 किलोमीटर कही और उसमें दिशा नहीं दिया कि कोई पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई दिशा नहीं जब डाली, तो जब दिशा नहीं डाली तो बात हमारी पूरी नहीं हुई। बात पूरी कब हुई, जब हमने कहा ये पूरब की तरफ 13 किलोमीटर है। तो जब किसी भी भौतिक राशि को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए दिशा माने पूरब की दिशा और परिमाण माने 13 किलोमीटर, जब किसी भौतिक राशि को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की ही आवश्यकता होती है, तो ऐसी भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब उन सदिश राशियों में क्या है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, बल है, आवेग है, ठीक है, धारा घनत्व है, बहुत सी चीजें आएंगी, आगे की चीजें आप समझते रहिएगा। उसके अलावा अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं कि जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, या सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ओके, अब दूसरी चीज हो गई अदिश राशि। अगला टॉपिक आपका हो गया अदिश राशि। अदिश राशियां या अदिश राशि। तो अदिश राशि या अदिश राशियां क्या होती हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे समय, ताप, विद्युत धारा, समय, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, दाब, शक्ति,
कार्य, ऊर्जा, दाब और शक्ति। तो क्या हुआ कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। अब अदिश राशियों में समय हो गया, 10 बजे हैं, बात खत्म हो गई। या किसी ने कहा कि मेरी आयु 25 साल है, कोई मतलब नहीं उससे बताने की और आज ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है। पूरा आप क्लियर हो गए कि आदमी जब जन्म लिया तब से अब तक समय कितना बीता, 25 साल हुआ। किसी ने बताया कि वायुमंडल का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्लियर है, कंप्लीट है कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस समय वायुमंडल का है। विद्युत धारा 5 एम्पियर की बह रही है, उससे ज्यादा जानकारी नहीं जरूरत है, उसमें सारी बातें। द्रव्यमान, किसी चीज का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान है तो मतलब क्या हुआ कि वो बस 5 किलोग्राम की है, उसमें संगति जो है वो 5 किलोग्राम का है। कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर, जैसे आप देखते हो कि 40 किलोमीटर चला, हमने 40 किलोमीटर की दूरी तय की, 40 किलोमीटर किसी भी तरफ तय करें, बात खत्म हो गई कि हमने 40 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ऐसी राशियां कि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मात्रा, केवल परिमाण, केवल मैग्नीट्यूड की ही उपयोगिता होती है, दिशा का कोई यूज नहीं होता है, ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। वैसे राशि एक और होती है जिसको आप टेंसर राशि कहते हैं, लेकिन अभी 9th के स्तर में आपको टेंसर राशि के बारे में जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेंसर राशि होती जरूर है, लेकिन टेंसर राशि के बारे में आपको जानकारी देने की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। जब कोई बहुत बड़ा विद्वान पूछेगा, ज्यादा पूछने लगेगा कि राशियां कितने प्रकार की होती है, तो आप बता दीजिएगा 3 प्रकार की होती हैं, सदिश, अदिश और टेंसर। अब टेंसर जानने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। अब अगला टॉपिक आपका है कि सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, देखिए सरल रेखा में गति कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ढीला पत्थर बिल्कुल 90 अंश के कोण पर फेंक दीजिए पृथ्वी से, तो ये 90 अंश के कोण पर फेंका गया पत्थर यहां आएगा और फिर ऐसे ही वापस लौट जाएगा। यानी कि इसके जाने में एक सरल रेखा बनी, इसके आने में एक सरल रेखा बनी, सरल रेखीय गति होगा। या मान लीजिए कि कोई 2 खंबे हैं, इन खंभों के बीच में हमने एक तार बांध दिया है और चींटियां इस पर चल रही हैं। क्या चल रही हैं? चींटियां चल रही हैं। तो जब चींटियां चल रही हैं तो ये क्या होंगी? एक रेखा में, सीधी रेखा में ऐसे गति करेंगी। तो जब किसी भी गतिशील वस्तु का पथ जो है वह एक सरल रेखा हो, क्या हुआ कि जब किसी गतिशील वस्तु का गति का पथ एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा होती है। अब सरल और वक्र तो आप समझते ही होंगे कि जो रेखा बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन होती है, प्रकाश की किरण होती है, वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है। लेकिन जो ऐसे ऐसे होती है क्या है? ये वक्र रेखा है। ऐसे कर दीजिए, ये भी वक्र रेखा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई गतिशील वस्तु इस प्रकार गति कर रही हो कि उस गतिशील वस्तु के गति की दिशा एक सरल रेखा हो, एक सीधी रेखा हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे आपसे बताया कि 90 अंश के कोण पर फेंका गया जो पत्थर है वो एक सरल रेखा में जाता है और पुनः सरल रेखा में वापस आ जाता है। 2 खूंटों के बीच एक डोरी बांध दीजिए, धागा बांध दीजिए, इस धागे के ऊपर चींटियां चल रही हैं, तो ये चींटियां एक सरल रेखा में चल रही हैं, ये सरल रेखीय गति है। अब सरल रेखीय गति में जो कुछ मूल तथ्य होते हैं उन चीजों को आप समझिए।
इस सरल रेखीय गति तो आपको कंफर्म हो गया कि सरल रेखीय गति वह गति होती है कि जब कोई गतिशील वस्तु बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। अब इसमें पहला टॉपिक आता है दूरी। डिस्टेंस, दूरी क्या चीज होती है। अब दूरी का मतलब होता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। अब आपको एक चीज और दिमाग में आ सकती है कि नहीं, तमाम दूरियों को हम सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन जो मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो क्या है, मीटर है। तो हम उस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर ही इसकी चर्चा कर लेते हैं और इसकी दूरी क्या होती है, मीटर होती है। अब क्या करें कि जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि मैं 100 मीटर तक गेंद फेंक देता हूं। क्या कहा गया कि मैं 100 मीटर तक गेंद को जब फेंकता हूं तो कितनी दूरी चला जाता है, 100 मीटर चला जाता है। तो यहां दूरी शब्द जो है वह मात्र 100 मीटर से परिप्रेक्ष्य में लिया गया है कि यानी कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी फेंकी गई वस्तु द्वारा, किसी प्रोजेक्ट द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी जीव द्वारा जो पथ की लंबाई तय की जाती है उसी पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये याद करने की चीज यह है कि दूरी जो है वह अदिश राशि है। पहली चीज तो क्या है, अदिश राशि है, यानी कि दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरी चीज आपको बताई गई कि यह अदिश राशि होने के साथ साथ इसका मात्रक मीटर होता है। तो किसी भी दूरी को बताना हो कि भाई ये दूरी बस्ती से लखनऊ की दूरी 200 किलोमीटर है, बस्ती से गोरखपुर की दूरी 70 किलोमीटर है, बस्ती से फैजाबाद की दूरी 70 किलोमीटर है। तो जहां केवल दूरी की बात आएगी वह अदिश राशि होगी और उस अदिश राशि में केवल मैग्नीट्यूड होगा, केवल परिमाण होगा। अब दूसरा टॉपिक आपका आगे पड़ता है विस्थापन। अगला टॉपिक आपका है विस्थापन। अंग्रेजी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट,
विस्थापन क्या चीज होता है? किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी मीटर होता है। अब देखिए, अगर कोई गतिशील वस्तु है और वो गति कर रही है तो उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। अब देखिए विस्थापन, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यहां से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है। कहां से? ए से बी तक जाती है और ये चली गई दूरी कितनी है? 100 मीटर है। और पुनः वह बी से वापस आ जाती है 20 मीटर। अब ये वर्तमान में यहां होगी। अब इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा? तो तय किया गया विस्थापन होगा 100 ऋण 20 बराबर 80 मीटर। ये क्या होगा? विस्थापन हो गया। और अगर यहां पर हम रेफरेंस फ्रेम बना दें कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो रेफरेंस फ्रेम के अनुसार अगर इस पूरे बात को कहा जाए तो वस्तु ए से 80 मीटर पूरब की तरफ है। क्या हुआ? ए से 80 मीटर कहां है? पूरब की तरफ है। और अगर इसके द्वारा चली गई दूरी मालूम करनी हो कि ये कितनी दूरी चला, तो दूरी कितनी चला इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक चला 100 और फिर यहां से यहां तक आया 20, यानी कि चली गई दूरी इसकी कितनी हो गई? 120 मीटर। या कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई गतिशील वस्तु चलती है तो उसके द्वारा तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। लेकिन उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब एक टॉपिक आपका आता है दूरी एवं विस्थापन में अंतर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूरी एवं विस्थापन में अंतर। दूरी एवं विस्थापन में अंतर। अब जब
विस्थापन में अंतर लिखना है तो कुछ चीजें पहले समझ लीजिए, फिर अभी लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है जो r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है। क्या कर रही है? r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है। अब इसके विभिन्न स्थितियों में इसका दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। इसके लिए हम ऐसे मान लेते हैं कि ये वस्तु यहां से चली बिंदु ए से और एक चक्कर पूरा करके ये कहां पहुंच गई? बिंदु ए पर ही पहुंच गई। तो जो विस्थापन होगा वो विस्थापन होगा प्रारंभिक स्थिति ऋण अंतिम स्थिति, या उल्टा हो जाए अंतिम स्थिति और ऋण प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति में भी ये ए पर था और प्रारंभिक में भी ए पर था, यानी कि ये क्या हो गया? इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। अगर इसमें तय की गई दूरी हमको ज्ञात करनी हो तो तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि तय की गई दूरी जो होगी वह हो जाएगी वृत्त के परिधि के बराबर, यानी 2 पाई r। दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण आपको बताया गया था कि कोई व्यक्ति था जो ए से बी बिंदु तक जाता था 100 मीटर, फिर 20 मीटर वापस आ जाता था। तो जो इसका विस्थापन था, ये मान लीजिए c है, तो जो विस्थापन बना वह विस्थापन बराबर हो गया AC, बराबर हो गया 100 ऋण 20 बराबर 80 मीटर। लेकिन चली गई दूरी ये बराबर क्या हो गया? AB प्लस BC बराबर हो गया 100 धन 20 बराबर 120 मीटर। ओके, या एक छोटा सा और उदाहरण लेकर के आप समझ लीजिए दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी और विस्थापन में छोटा सा एक उदाहरण के साथ अंतर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपने घर से ऐसे चलता है, यहां चला 4 किलोमीटर, यहां चला 5 किलोमीटर, इधर चला 3 किलोमीटर। अब इसकी प्रारंभिक स्थिति A B C ये है। तो इसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो गई? चली गई दूरी ये बराबर हो गया 4 किलोमीटर धन 3 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या कह रहा है? कह रहा है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम अंतर। तो न्यूनतम अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ऐसे मिला देंगे। जब मिला देंगे तो ये समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब वर्ग धन आधार वर्ग बराबर हो गया अंडर रूट लंब वर्ग का मान कितना हो गया? 4 का स्क्वायर और धन 3 का स्क्वायर बराबर हो गया 16 धन 9 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5 मीटर। यानी कि उसके द्वारा जो चला गया, सारी किलोमीटर है, उसके द्वारा जो चली गई तय किया गया विस्थापन है वह 5 किलोमीटर है, लेकिन चली गई दूरी क्या है? 7 किलोमीटर है। अभी 2-3 उदाहरणों से आप दूरी और विस्थापन में अंतर समझ गए होंगे, लेकिन कुछ चीजें सीधी कि दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर होता है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर के लिए हम आपको बता दें कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, जो पथ चलेगा वो कभी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य भी हो सकता है।
अभी आपको ये दिखाया कि जब वृत्त पे चल रहा था तो विस्थापन क्या हो जा रहा था, शून्य हो जा रहा था, लेकिन चली गई दूरी क्या होती थी, 2πr होती थी। तो इस प्रकार से दूरी और विस्थापन में अंतर भी आप लिख लेंगे। पहला, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उसके सामने किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। पॉइंट 2, दूरी एक अदिश राशि होती है, अतः इसमें केवल परिमाण होता है। विस्थापन में पॉइंट 2 डालेंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। पॉइंट 3, कि किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। विस्थापन में क्या करेंगे कि गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आपको वृत्तीय पथ पर गति के बारे में बता दिया। तो आज 9th की कक्षा में जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस का पहला अध्याय शुरू किया गया है और उसका पार्ट 1 आपको प्राप्त हुआ है। ध्यानपूर्वक बातों को समझते हुए, नोट बनाते हुए एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगली कक्षा में हमारी आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।